हेलो एवरीवन, वेलकम टू TrueIAS एंड PCS। हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने वर्ल्ड वॉर वन के चैप्टर की डिस्कशन को। और इस लेक्चर में बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में। एक्चुअली रशियन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट पे जाने से पहले या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको पता है, वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट ही एक प्रकार से रशियन रेवोल्यूशन था। ठीक है, रशिया में किसकी हुकूमत चलती थी जिसके रूल को डिक्टेटोरियल समझा जाता था? ज़ारिस्ट रजीम, है ना। और उसका सबसे बड़ा लीडर कौन? सबसे क्रूर राजा ज़ार निकोलस II, जिसकी इमेज आपको यहाँ पर बगल में दिख रही है। ये इसको और इसकी हुकूमत को जब उठाकर फेंका जाता है जनता के द्वारा, उस घटनाक्रम को हम लोग क्या कहते हैं रशिया में या अर्सवाइल USSR में? रशियन रेवोल्यूशन। आफ्टर या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन आपको क्या लगता है कि व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन और उसके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी के दम पर जीत लिया था ये अपना मकसद के रशिया में वो क्रांति लाने में सफल हुए थे? अरे पहले बेसिक पे रहा करो, मतलब हमेशा ना एक रूल बनाओ, सबसे पहले एक बेसिक पे रहा करो। मतलब देखो, अब जैसे आपसे कोई पूछे शुरुआत हमेशा आपको कहाँ पर करनी चाहिए? आइडियोलॉजीज़ की शुरुआत, जैसे जो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, फासिज्म, नाजिज्म, ये बेस क्या होता है बताओ इसका? अरे सोशलिज्म वो भी एक हायर बेस है ना स्प्रीत, वो भी एक हायर बेस है। क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बनता है, हाँ क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बनता है कम्युनिज्म, है ना। अच्छा, कम्युनिज्म तो आप जानते हो क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म होता है। कम्युनलिज्म क्या होता है? अपनी कम्युनिटी को जब आप सुपीरियर समझते हो, है ना, और जातिवाद को बढ़ावा देते हो, ऐसा बोल सकता हूं। रशिया में क्रांति के पीछे कौन सी आइडियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल थी? सोशलिज्म। और इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर भारत में कौन से दल के नेता थे? नरम दल के कि गरम दल के? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? वो तो मेरे बोलने का तरीका है, मतलब नरम दल गरम दल। आप लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे वैसे? एक्सट्रीमिस्ट और यंग रेवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह। उसने कौन से ग्रुप को ज्वाइन करा था? नहीं, HSRA तो उसने बनाया था, नाम चेंज करके HRA शुरू में, हिंदुस्तान एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को किसने स्टार्ट करा था? हैं? उसमें याद है एक लाइन आती है श्रेया मूवी के अंदर कि दानियाल बाबू की पार्टी है ना। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, मैं बस आपकी मेमोरी को छेड़ रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, एक बात देखो श्रेया, कितनी अच्छी बात है कि आशिमा भगत सिंह जो है, जो HRA को जब ज्वाइन करता है तब वो कुछ भी नहीं होता है ना। जैसे कि श्रेया हमने देखा था कि जब वो जाता है ज्वाइन करने, तो राम प्रसाद बिस्मिल से उसकी मुलाकात होती है, और वो लोग ज़्यादा इच्छुक होते नहीं हैं भगत सिंह को मतलब इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने ग्रुप में, HRA में, है ना। उनको लगता है कि कॉलेज का हंसता खेलता लड़का है और सही एडवेंचर करने आ गया है। वो बोलता भी है वाली बात है उसको, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल बोलते हैं उसको ये वाली बात। लेकिन पार्टी में ग्रोथ इस प्रकार से लेता है कि ठकुराइन वो आगे चलकर HRA का नाम चेंज करने की जिम्मेदारी उसी की हो जाती है, और फिर वो HRA का नाम क्या कर बैठता है? HSRA। यानी कि वो क्या बोलता है कि हम आज़ादी के बाद भी भारत को कौन सी आइडियोलॉजी पे चलाना चाहते हैं? सोशलिज्म।
और ये डिसीजन वो कहां पर लेता है? दिल्ली में कौन सी जगह? इस स्टेडियम का जो नाम भी है फिरोज शाह कोटला, ठीक है। जब रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह पकड़ लिए गए थे, आपको पता ना वो अरेस्ट हो गए थे कौन से कांड के बाद? उन्होंने ट्रेन में से खजाना कहाँ लूटा था? कौन सा रेलवे स्टेशन था वो? शाबाश, काकोरी। उसके बाद पकड़े गए थे ना एक के बाद एक। तब HSRA का कमांडर इन चीफ या पार्टी की कमान किसके हाथ में आ जाती है? अरे नहीं, क्या हो गया तुम लोग की मेमोरी को भाई? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? और ये लोग अपने आप को क्या कह के संबोधित करते थे? रेवोल्यूशनरी लीडर्स क्या कह के संबोधित करते थे अपने आप को? कॉमरेड्स। और नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद भी, और एक और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आएगा नहीं, लेकिन बस इनकलाब जिंदाबाद तो देखो ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन पता होना चाहिए बस आपको, काइंड ऑफ बात ये है, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। बिगेस्ट आउटकम पहले विश्व युद्ध का क्या था? रशियन रेवोल्यूशन। इट वॉज वन ऑफ द आउटकम बट बिगेस्ट आउटकम। और ये दुनिया के इतिहास में अपने आप में एक यूनिक चीज थी। जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो रशिया के अंदर थी, मतलब आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था जो रशिया के अंदर थी, रशिया वैसे टर्म देखो यूज नहीं करना चाहिए, अब ये बोल देता है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लिख सकते हो, लेकिन आप लोग ना अपने शब्दों में प्रिसाइज रहना। अगर आपको भरोसा है ना अपनी नॉलेज पे, तो आप वही शब्द यूज करना जो जिस समय पर यूज होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। अब जैसे रशिया अभी कोई कंट्री थोड़ी ना है, वैसे एग्जिस्टेंस में तो है, लेकिन ये लार्जर ग्रुप का किसका पार्ट है? यूएसएसआर का। हमने यहाँ पर पढ़ा भी था, आया था वो टर्म, कहाँ गया? ये रहा, याद है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। खैर छोड़ो इसको, बात करते हैं रशिया की। रशिया के अंदर जो राजनीतिक और जो आर्थिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, वो कुछ इस प्रकार से थी कि पहला विश्व युद्ध लड़ने के टाइम पर रशिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ा, एंड पीपल सफर्ड इंटेंस सफरिंग वॉर की वजह से। जब हम रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स ना रशियन रेवोल्यूशन को सिर्फ ऐसे ही समझते हैं कि वो कोई एक घटनाक्रम था। हमें थैंकफुल होना चाहिए अपनी तमिलनाडु की बुक के लिए कि लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की या कोचिंग के जो मटेरियल होते हैं उसके ऊपर रिलाई करते हैं रशियन रेवोल्यूशन के पूरे इवेंट को जानने के लिए। ये आपको शॉर्ट में यहाँ पर ये बता रहा है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन तो यही है दोस्तों, साल 1917 में रशिया के अंदर क्रांति हुई थी, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन ना एक्चुअली उसी साल 2017 में अलग अलग 2 महीनों में हुआ था। यानी कि रशियन रेवोल्यूशन 2 बार हुआ था। एक हुआ था साल की स्टार्टिंग में मार्च 1917 में, और दूसरा वाला हुआ था नवंबर 1917 में। ज़्यादा डिसाइसिव और ज़्यादा इंटेंस कौन सा रहा होगा? अगर पहले ही बहुत ज़्यादा डिसाइसिव या इंटेंस रहता या रिजल्ट ब्रेकिंग रहता तो दूसरा तो फिर होता ही नहीं, है ना? तो ज़्यादा इंटेंस कौन सा था? नवंबर वाला, राइट?
जब जार निकोलस II अपनी सत्ता को छोड़ के चला जाता है, आपको पता ना ज़ारिश रिजीम फॉल डाउन हो गई थी, श्रेय हमने पढ़ा था, है ना। जार ने जब अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, अपने तख्त को छोड़ दिया, एक प्रकार से लीडर ही था, राजा ही था पूरे के पूरे यूएसएसआर का। क्यों अर्शप्रीत, आशिमा, है ना। इसके बाद रशिया की हुकूमत पर बैठती है बोर्जुआजी गवर्नमेंट। एक बार के लिए रिकॉल करने के लिए मैं आपको खुद गूगल से ये वाला वर्ड दिखा देता हूं पहले। ये बोर्जुआजी जो टर्म है ना, आप इसका मीनिंग तो लर्न कर ही लो जितनी जल्दी हो सकता है। हमारे पीएसआईआर में एक काफ़ी लंबे दिनों तक इसके ऊपर डिस्कशन चलेगी, बोर्जुआजी शब्द के ऊपर नहीं, लेकिन बोर्जुआजी का फिनोमिना अलग अलग पीएसआईआर में जब हम पढ़ेंगे, तो जब दुनिया में अलग अलग घटनाक्रम हुए थे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या एशियन कंट्रीज़ के अंदर, तब बोर्जुआजी क्लास के बारे में आपको जिक्र मतलब करना पड़ेगा अपने आंसर्स के अंदर। इसको बोर्जियोइस करके आपको लग रहा होगा, प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है बोर्जुआजी, ठीक है। बोर्जुआजी क्या ऑन होते हैं? सिंपल भाषा में एक शब्द में आपको हमेशा के लिए अगर मैं बताऊं जो आपको इसको याद करना चाहते हो, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास हर एक कंट्री में एक राइजिंग क्लास होती है ना, शुरू से किसी भी कंट्री में मिडिल क्लास नहीं होती ना, या तो लो इनकम क्लास होती है या हाई इनकम क्लास होती है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। मिडिल क्लास यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, रशिया की ऐसी इमर्जिंग क्लास जिसको रोटी खाने के लाले तो नहीं थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत अच्छे से ऊंचाइयों तक लेकर जाने में भी असमर्थ थे, वही होते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की डेफिनेशन हर कंट्री में यही होती है कि नहीं होती है। लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं, जैसे आपने वो सुना होगा लाजिस फेयर इकोनॉमी, है ना, या फिर प्लोरिटेरिएट के बारे में मैंने आपको बताया, ये शब्द है आपके सामने बोर्जुआजी। ये शब्द बस हम हमारे देश में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे जब हमारे देश में हम लोग बोलते हैं, हम लोग डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। हम लोग कभी भी बोर्जुआजी क्लास नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल इनकम क्लास। हम लोग कभी भी जो ये शब्द होता है क्या कहते हैं, नोबल्स या लैंडलॉर्ड्स, ये यूज नहीं करते, हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदार, फ्यूडल लॉर्ड्स। ये शब्द हमारे देश में यूज नहीं होता, हम लोग क्या बोलते हैं शुरू से इनको, जमींदार। तो बस शब्दों की हेरा फेरी है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि बोर्जुआजी वर्ड अगर आप सीख लोगे तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यूरोपियन और एशियन स्ट्रगल्स में आपको ये काम आएगा। तो बोर्जुआजी लोग जो हैं वो सत्ता में आके बैठे और वो ये चाह रहे थे कि वॉर कंटिन्यू रहे, और हम इन द सेंस के रशिया अपना कंट्रीब्यूशन एंड तक देता रहे, लेकिन लोग इसके खिलाफ थे। पीपल वर अगेंस्ट इट। क्यों? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल व्यवस्था अश्वरीत खराब हो रही थी ना रशिया की बहुत ज़्यादा, जिसका अल्टीमेटली खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा था, नॉर्मल जनता को। तो क्या हुआ, मार्च के अंदर जब क्रांति होती है तो कौन सा रूलर स्टेप डाउन करता है श्रेया? आज मैं आपको ये पूरी बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा। मार्च के अंदर जब क्रांति होती है तो कौन स्टेप डाउन करता है? जार निकोलस II, यानी कि आप ऐसा कह लो जारिश रिजीम स्टेप डाउन कर जाती है, राइट। मार्च से लेकर अक्टूबर तक किसका रूल रहता है, कौन सी क्लास का? मिडिल क्लास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्जुआजीज। बोर्जुआजीज कुछ नहीं होते, मतलब आप ये मत सोचना कि कोई किसी फैमिली का टाइटल था, किसी का सरनेम था। अरे भाई आप लोग, हम सब जो जितने बैठे हैं, हम भी बोर्जुआजी हैं, मिडिल क्लास के ही तो लोग हैं ना हम सब। बताओ। हाँ भाई आप में से, हाँ भाई अमीर हो सकता है कोई, सॉरी यार, जनरली तो मिडिल क्लास के लोग ही हैं ना हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा। कहीं रोने बैठ जाओ, हमें मिडिल क्लास कह दिया। तो बोर्जुआजी ऐसी सरकार जो मिडिल क्लास लोगों से बनी हुई थी, वो बैठती है मार्च से लेकर अक्टूबर तक। अब सेकंड अपराइजिंग होगी, यानी कि सेकंड रेवोल्यूशन होता है कौन से महीने के अंदर? नवंबर में। अंडर द गाइडेंस ऑफ द लीडर, कौन? लोगों का लीडर
पूरा नाम बोलो यार। श्रेया पूरा नाम बोलो उसका। मैं पूरा नाम बोलता हूँ, श्रेया स्पेलिंग बताओ, गलत बताई तो फाउंडेशन कोर्स से बाहर। व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन, ठीक है। हाँ, इसका नाम है व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन। बाप का नाम, ठीक है, इल्या निकोलाविच उल्यानोव। माँ का नाम भी है कुछ, अच्छा, मारिया एलेक्जेंड्रोवना उल्यानोवा। स्कूल में बताना पड़ जाए ना अगर ये नाम के, मम्मी पापा के नाम बताना बेटा जरा। मैम हम तो आसमान से तब क्यों फरिश्ते हैं, वो परी आई थी लपेट के वो छोड़ गई, हम नॉर्मल प्रोसेस से पैदा हुए ही, आपकी कसम। बोर्ड के ओएमआर में ये नाम भरने को आ जाए, आशमा सोच जरा तेरे को। आज में अध्याय बक देगी श्रेया, पता है एग्जामिनेशन हॉल में तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, हम भी अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। तो व्लादिमीर इलिच उल्यानोव जो था, ये लीडर था लोगों का, और जो सेकंड क्रांति होती है नवंबर के महीने के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से सक्सेसफुल हुआ, ही सीज्ड पावर एंड एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रशिया। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सोशलिस्ट गवर्नमेंट से एक स्टेप आगे कैसे होती है? हाँ ठीक है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ था, है ना। क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म तो होता है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ था, कैसे, उसको डिस्कस करने से पहले लेकिन मैं आपको ये बता दूं, क्या कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर सरकार ओवर इंटरफेरेंस दिखाने लग जाती है क्या सिटीजन्स की जिंदगी में, इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड लिबर्टी? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, जब लेनिन सत्ता में आता है, श्रेया इसने, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, दो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ जो इसने इंट्रोड्यूस करी और जिसको फिर बाद में भारत ने भी अपने 5 ईयर प्लान्स में अपनाया, जल्दी बताओ। नंबर 1, एक तो 5 ईयर प्लान खुद पहले तो ये बोला है ना, रशिया वॉज यूएसएसआर या रशिया, कुछ भी बोलो जैसा आपको ठीक लगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ भी बोलो, PSIR में जब आंसर लिखोगे तब स्पेसिफिक हो जाना, ठीक है, या GS पेपर 2 में लिखोगे IR के कंटेक्स्ट में तब स्पेसिफिक हो जाना। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री या USSR वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस 5 ईयर प्लान्स। एंड इंडिया से कौन इंस्पायर्ड थे रशिया के इस रवैये को लेकर? कौन बनाना चाहते थे इंडिया को सोशलिस्ट कंट्री? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, ओल्ड एज पेंशन स्कीम इन्होंने शुरू करी, ये रशिया वालों ने, ठीक है, बाद में फिर हमने इंडिया ने भी ये अपनाया। अच्छा, ये समझ गए, इतनी अंडरस्टैंडिंग मिल गई आप सबको? बताओ कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट वर द प्रोमिनेंट कॉजेज फॉर द रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात आती है सोशल कॉजेज की। कुछ तो हुआ होगा ना रशिया के अंदरूनी व्यवस्था के अंदर, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी जिसकी वजह से लोग जो हैं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देखो, हमें इतना तो पता है
कि ज़ारिस्ट रिजीम जो थी, जो ज़ार का ख़ानदान था पूरे का पूरा, ये सारे के सारे लोग हरामजादे थे। इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था, राइट, है ना। लेकिन बोर्जुआजी सरकार भी जब आती तो वो भी कुछ बहुत कुछ अच्छा नहीं करती है, वो तो बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ाने का कारण बन गई थी। कैसे? वो क्या चाहते थे कि रशिया कंटिन्यू रखे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, है ना, मतलब अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखे, ताकि वॉर के एंड में रशिया फायदा उठा सके। जैसे इन सब ने वॉर के बाद जर्मनी का कौन सा हिस्सा बांट लिया था, श्रेया जरा पता इन सबको, जहां पर कोयले की खदान थी? राइनलैंड। याद है अभी तक? नहीं हाँ मतलब याद है। वाह यार, रशिया के अंदर पीटर द ग्रेट और कैथरीन टू, ये आपको यहाँ पर कुछ कुछ नाम आते रहेंगे आपको, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को, बहुत आपके लिए सारे नाम ये नए हैं। इन्होंने कोशिश ये करी थी कि ये रशिया के अंदर सामाजिक व्यवस्था को चेंज करके वेस्टर्नाइजेशन लाना चाहते हैं। अब रशियन पीजेंट्स की, जो मजले किसान थे, जो छोटे किसान थे, उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि जो अमीर रशियंस थे, जिनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा जिनके पास थी और जिनके पास खेत थे, ये गरीब किसान, छोटे किसान, मजले किसान इनके लैंड पे काम करते थे और इनकी हालत बंधुआ मजदूरों जैसी थी। दे वर सर्व एंड फोर्स्ड लेबर के पार्ट थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंडिया के अंदर, जैसे बॉन्डेड लेबर, बेगार सिस्टम, जहां पर अशप्रीत क्या होता है कि हम काम भी करवा लेते हैं और क्या नहीं करते हैं, फिर लेबर्स को पैसे नहीं भी नहीं देते हैं। और क्या उनके पास राइट टू लैंड होता है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता। अब रशिया क्या हुआ था, रशिया क्रीमिया से हार गया था एक बारी, तो आफ्टर रशियाज डिफीट इन द क्रीमियन वॉर कुछ रिफॉर्म्स जो थे यहां पर इंट्रोड्यूस करे गए। यह भी याद रखना, अभी की बात नहीं चल रही है, आप सोचो कि रेवोल्यूशन के बाद की बात चल रही है। रेवोल्यूशन क्यों आया, उससे पहले पूरे का पूरा सिनेरियो बता रहा आपको, जार के पूरे परिवार के बारे में भी आपको ये बताएगा। जार से पहले आपको कौन से यहाँ पर दिख रहे हैं मियाँ बीवी रूल करने वाले रशिया को? पीटर द ग्रेट और उसकी वाइफ कैथरीन टू। अब कैथरीन टू बीवी थी उसकी, या फिर दूसरी बीवी ले आया था कि पहले वाली बीवी का नाम कैथरीन वन और दूसरी का नाम कैथरीन टू है ना? अरे नाम था उसका यार। अब आप ये थोड़ी ना बोलोगे, मैरी एंटोनाइट ना लुइस 16 की बीवी थी श्रेया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर मैं बात बताऊं, लुइस 16 की बीवी थी मैरी एंटोनाइट, वो ना ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। अब नाम क्या आगे लुइस 16 लग गया तो उसका ना 16वां पति थोड़ी ना हो जाएगा, उसका नाम है भाई उनके, और उस टाइम पे ऐसे ही नाम चलते थे। ठकुराइन जैसे तुम अपने बच्चों का नाम रख सकते हो, बेटा हुआ तो बेटा अच्छा नहीं लगेगा, बेटी हुई तो ईशा टू, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे परदादा है अभी तक, है ना, जिंदा, अब वो चाहे तो तुम्हारे भाई का नाम ऐसे रख सकते हैं अपने नाम पर, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए। 1861 में जार एलेक्जेंडर II, इसने बंधुआ मजदूरी को और जो किसानों की जो हालत थी, बंधुआ मजदूरी को अबॉलिश करा और किसानों की हालत को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। टू इमेंसिपेट द सर्व्स। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? किसी को भी राहत की सांस देने को कहते हैं इमेंसिपेशन, उनको लिबर्टी देना और उनके अधिकार उनको देना। जिन अधिकारों से वो पर्सन अभी तक वंचित रह गया था उसको वो अधिकार वापस करना, उसको कहते हैं इमेंसिपेशन। जार एलेक्जेंडर II। लेकिन बंधुआ मजदूरी तो चली गई रशिया से, इन छोटे किसानों के पास अभी भी लैंड नहीं था।
जहां पर ये अपना गुजारा खुद कर सके, यानी कि इनको किसी ना किसी के लैंड में काम करना पड़ेगा। और दोबारा किसी के लैंड में काम करने का मतलब है कि सर्फडम का, बंधुआ मजदूरी का प्रॉपर तरीके से नहीं जाना, वो इस वे में नहीं तो किसी और वे में एग्जिस्ट करने होने लगेगी। अब बेसिकली इन पीजेंट्स ने ये सोचा, जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर सोचा था पीजेंट्स ने, नॉर्मल जनता ने, किसानों ने, कि अगर हम खेती बाड़ी ना करें या विरोध पर उतर आए तो ये जो लाइफस्टाइल अपनी एंजॉय कर रहे हैं ये हमारी वजह से तो कर पा रहे हैं, क्योंकि इंसान की प्राइमरी नीड क्या होती है? कपड़ा और मकान को तो साइड करो, सबसे पहली नीड होती है उसकी रोटी। हम जब कुछ उगाएंगे ही नहीं तो ये रोटी कैसे खा लेंगे? पीजेंट्स को इस एटीट्यूड और इस आइडियोलॉजी की वजह से एक हिम्मत मिली कि क्रांति को लाने में हम एक प्रकार से एक पावरफुल टूल बन सकते हैं रशिया के अंदर। ये पीजेंट्स के दिमाग में आ गई ये वाली बात कि हमारी कंडीशन तब तक नहीं सुधरेगी जब तक सत्ता में बैठे हुए लोगों को हम उखाड़ के फेंक ना दें और खुद सत्ता में जाकर शामिल ना हो जाए। अब लेबरर्स और पीजेंट्स की एक और दिक्कत थी, इनकी संख्या रशिया में बढ़ गई थी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन इनको वेजेस, सैलरी वगैरह बहुत कम मिलती थी, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे। अब क्रांतिकारियों का रोल क्या था रशिया के अंदर? इस प्रकार के जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे ना, किस प्रकार के जो छोटे किसान हैं या किसान हैं, छोटा हो बड़ा हो, तुम दिन भर गधा मजदूरी करते हो और तुम्हें देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ भी फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। तुम खाना उगाते हो इसलिए नोबल्स में, किंग में पावर आ पाती है पेट अपना भरकर, और फिर वो तुम्हारा शोषण करते हैं। खाना उगाते हो तुम और 2 वक्त की रोटी के लाले तुम्हारे ही पड़े हुए हैं। अगर तुम इस चीज से बगावत कर डालो तो देश में कोई रोटी नहीं खा पाएगा। वर्करों को बोला गया, तुम अगर इनके घरों में, इनके महलों में काम करना बंद कर दो, झाड़ू पोछा करना बंद करो, बर्तन धोना बंद करो, साफ सफाई रोड की मत करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें स्ट्रीट वेंडर बनने की, तो ये अपने आप सब कुछ कर लेंगे प्रोड्यूस क्या, जो रिचर सेक्शन है रशिया का। अब इस प्रकार के जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे ये रशिया में फैलने लगे, और ज़ारिस्ट रिजीम को मतलब बेसिकली पता लगा, ज़ार निकोलस टू अभी नहीं बोलना चाहिए मुझे, ज़ार अलेक्जेंडर टू, ज़ार के परिवार को पता लगा कि हमारी सत्ता के ऊपर खतरा आ सकता है, क्योंकि हमारे देश में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फैल रही है। प्लस मार्क्सिज्म की विचारधारा। जार रिजीम को पता लगा कि हमारे देश में टारगेट करा जा रहा है इस आइडियोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स को, छात्रों को, जिनका खून गर्म होता है, सूझबूझ से वो काम लेते नहीं है और एकदम से किसी भी टॉपिक को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। बाद में जब खुलासा हुआ तो पता लगा कार्ल मार्क्स के आइडियाज से रशिया के पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, लेबरर्स,
वर्कर्स, पीजेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, ये मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उसी के चलते रशिया में एक पार्टी बन गई सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बेसिस पर, जिसका नाम था SDLP, सोशल एंड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। नाम में ही ये शब्द आ रहा है ना, लेबर, यानी कि किसके हित के लिए काम करेगी? पुअर लेबर्स एंड वर्कर्स, जिनका शोषण होता है। नहीं, जो भी ये पार्टी बनी थी, ये पार्टी कार्ल मार्क्स की विचारधारा पे बनी थी और जो भी अगर उस विचारधारा से वाकिफ रखता है तो उसको वो ज्वाइन कर सकता है। जैसे सान्याल बाबू ने वो पार्टी बनाई थी HRA, राम प्रसाद बिस्मिल ने भी उसको ज्वाइन करा, चंद्रशेखर आजाद ने भी ज्वाइन करा, भगत सिंह ने भी ज्वाइन करा, राइट। ये सारे लोग क्यों गए उस पार्टी के अंदर? क्योंकि ये कॉमन विचारधारा के लोग थे, राइट। लाला लाजपत राय भले ही HRA या HSRA के मेंबर नहीं थे, HSRA तक तो चलो वो जिंदा भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ लिखा या कभी कुछ ऐसा स्टेप उठाया कि HRA को बैन कर दो? नहीं। क्यों? लाला लाजपत राय भी उसी विचारधारा के थे जिस विचारधारा पे HRA बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सिमिलर आइडियोलॉजी के लोग साथ में काम करते हैं। भगत सिंह कभी गया गांधी जी के मोर्चे में या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या किसी में भी? बताओ। लेकिन लाला लाजपत राय जी के साथ खड़ा होता है वो कि नहीं खड़ा होता है? लाहौर स्टेशन पे लाठियां खाने के लिए, साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए। क्यों? विचारधारा, सेम तरीके की विचारधारा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जिसकी बात हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी करी थी। प्लीज एक थ्रेड को पकड़ने की कोशिश करो। देखो, जब भी क्रांति लानी होती है किसी भी देश के अंदर, भगत सिंह की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, क्योंकि आपने वो मूवी देख रखी है इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल भगत सिंह का लेता रहता हूं। आप लोग मुझे एक बात बताइए, हमेशा से क्रांतिकारी यही मानते हैं ना कि क्रांति को सक्सेसफुल होने के लिए श्रेया एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, और वो डायरेक्शन एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ही आ सकती है जिसमें सारे लोगों को पहले मर्ज करा जाए, एक लीडर बनाया जाए और कॉमन प्लान ऑफ एक्शन के साथ इस पे चला जाए, राइट। क्योंकि रेवोल्यूशनरीज ये जानते हैं अगर वो तितर बितर होकर काम करेंगे तो सरकार के द्वारा, हुकूमत के द्वारा वो कुचल दिए जाएंगे और उनके सारे एफर्ट ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो दुनिया में हर एक रेवोल्यूशनरी की पहचान क्या होती है कि हम जिसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी की भावना को जगा रहे हैं, उसको उत्तेजित कर रहे हैं, उस आग को, जो छुपी हुई आग है, उसको बाहर निकाल रहे हैं, फिर चाहे वो वर्कर्स हो, किसान हो, कोई भी हो। लेकिन इस विचारधारा को आग में बदलने के लिए, सबको प्रोत्साहित करने के लिए कि क्रांति में हिस्सेदार बनो, पार्टिसिपेट करो और क्रांति लेकर आओ। आज तक हर एक रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशनरीज की यही विचारधारा रही है ना कि इस ग्रुप को पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लीड करा जाए तभी कुछ हो सकता है। वो क्रांतिकारी तो हो लेकिन पढ़े लिखे हो। अब आप दुनिया भर की सारी चेन को लिंक करने की कोशिश करो। भारत के अंदर नक्सलवादी मूवमेंट जब स्टार्ट होती है, नक्सलाइट मूवमेंट, ये चारों मजुमदार वगैरह ये अनपढ़ लोग थे कि पढ़े लिखे लोग थे? बताओ। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत भी नहीं। दूसरी बात, मतलब दूसरी एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, भगत सिंह वगैरह पढ़ने का इनको शौक था कि नहीं था? बताओ। था। HRA के अंदर
शामिल तो हर प्रकार के लोग थे। जो लीड कर रहे थे या कमांडर इन चीफ आज तक जो एचआरए या एचएसआरए के बने हैं, वो गवार लोग थे, अनपढ़ लोग थे, या पढ़े लिखे लोग थे? बताओ। पढ़े लिखे लोग। आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। विचारधारा से कुछ नहीं होता। विचारधारा में तो कोई भी जुड़ जाएगा आपके, सब्जी वाला, सड़क पे झाड़ू लगाने वाला, कोई काम वाली, कोई भी जुड़ जाएगा। कोई वॉशरूम साफ कर रहा हो, सब जुड़ जाएंगे आपके साथ, हमारे कास्ट क्लास के लोग। लेकिन लीडर तो वही होता है जो कि एक डायरेक्शन दे सके, और हमेशा ये माना जाता है कि डायरेक्शन ना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि वो सूझबूझ से डिसीजन लेगा। अब आप कहो ये क्यों? भाई ये ना एक क्रांति लाने का एक रूल है, कि उसूल है कि सिर्फ जज्बे से कुछ नहीं होता। आपको शांत दिमाग से लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। आपको हर एक डायरेक्शन के अंदर सोचना पड़ता है। आपको लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एथिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंटिफिकली, हर एक एंगल से आपको सोचना पड़ता है। तभी तो जब ये लोग सॉन्डर मर्डर केस का प्लान बनाते हैं, स्कॉट, पहले स्कॉट की हत्या करनी होती है ना, वो सॉन्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना श्रेया। स्कॉट की हत्या का प्लान बनाते हैं जब ये, तब मुझे एक बात बताओ, राजगुरु कहता है ना कि मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर में जाता हूं और सारे को ठोक देता हूं, तब चंद्रशेखर आजाद क्या कहते हैं? बड़े से बड़ा काम करते वक्त भी अपने दिमाग को शांत रखा करो, है ना? कहते हैं ना वो मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है ये? क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा एक क्रांति और एक क्रांतिकारी को हमेशा एक पढ़ा लिखा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा कह लो कि जिसको ना ये पता हो कि सिर्फ अंदर की गर्मी से कुछ नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। यूपीएससी किसी का सिर्फ जज्बे से निकल जाते हैं कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है। कोई पर्सन ये कह सकता है कि मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, मेरे अंदर एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, और मैं सिंगल डिजिट रैंक ले आया पता नहीं कैसे? बताओ, कोई कभी भी ये क्लेम करेगा आपको? यूपीएससी निकालने वाला पर्सन दुनिया के टॉप नोच जो लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग कास्ट की टर्म्स में कहते हैं क्रीमी लेयर, तो जिनके पास हाई एनालिटिकल एबिलिटी होती है ना और इंटरकनेक्शन की पावर होती है, वही जाकर सक्सेसफुल होते हैं इस एग्जाम के अंदर। तो रेवोल्यूशन की आपको एक बात समझ में आई? पहले एक बात बताओ, आपने एक चीज पकड़ी, अब इस लाइन को पढ़ो। मैं ये लाइन समझाने के लिए इतना ज्ञान आपको पेल रहा था। द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज अमंग द इंटेलिजेंसिया, यानी कि ये क्रांतिकारी आइडियाज किसके समझ में आ गए? रशिया के पढ़े लिखे क्लास को समझ में आ गए। पढ़ा लिखा क्लास कौन था? ऐसा कौन सा क्लास होता है किसी भी देश के अंदर जो जवान हो, जिसका खून गर्म हो, उसके जवानी को और उसके गर्म खून को एक दिशा दी जाए, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो, और वो क्रांति लाने के लिए समर्थ भी हो। ऐसा कौन सा ग्रुप होता है बताओ? बुढ़े, बुढ़िया, बच्चे, एडोलेसेंट, स्टूडेंट्स, किसान, वर्कर्स, पीजेंट्स, इंडस्ट्रीज, वेल्दी क्लास, कौन होता है ऐसा किसी भी देश के अंदर? ओनली स्टूडेंट्स, है ना? अब ये वाली बात स्टूडेंट्स की समझ में आ गई, है ना? और स्टूडेंट्स ने क्या जिम्मेदारी ली कि वो किसानों को समझाएंगे या ऐसे लोगों को समझाएंगे जिसका शोषण होता है। स्टूडेंट्स खुद किसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से, है ना? और मार्क्स अपनी विचारधारा के अंदर, मतलब वो एसोसिएटेड जो विचारधारा थी वो हर चीज से लिंक करती है, लाइक सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म। अपने मन से मत लिख जाना, यहाँ मत लिख देना पेपर के अंदर, कहीं को पता चला फासिज्म लिख दो। मैं आपको बताऊंगा, तभी मैं कहता हूँ कि पीएसआईआर लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका ऑप्शनल पीएसआई होता है, उनको बहुत फायदा होता है। क्योंकि उनको, अब जैसे कोई पर्सन है जीएस पेपर 1 के अंदर, अब उसने पूरा आंसर सही लिखा, वहाँ फासिज्म लिख कर आ गया, गए नंबर उसके, मार्क्स कटेंगे, पेनल्टी लगेगी पक्का। फासिज्म को कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है? हालांकि वो बेनिटो मुसोलिनी की आइडियोलॉजी थी, मैंने बताया था वो हिटलर का भी बाप था इटली के अंदर, है ना? जिसको जनता ने पकड़ के खंबे से लटका दिया था 450 वोल्ट का करंट देकर, याद है? और चीर कौओं को उसकी बॉडी खिला दी थी।
लेकिन फासिज्म की आइडियोलॉजी को कहाँ यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और वो चीज वही बच्चे जान सकते हैं जिनका ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है। अब जीएस पेपर 1 का बच्चा या जनरल स्टडीज का बच्चा जिसका ऑप्शनल कुछ और हो, वो अलग से किताब ला के तो पढ़ेगा नहीं इसके बारे में, क्या आइडियोलॉजी इसके ऊपर पढ़ूंगा मैं, फिर आंसर लिखूंगा जीएस पेपर 2 और 1 का। तो इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? सोशल एंड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, एसडीएलपी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? पहले बताओ। अब मुझे आप लोग ये बताइए जरा, ये ऑटोक्रेट कौन होता है? तानाशाह, है ना? जो पर्सन अकेला रूल करे, हालांकि उसके पास सरकार होगी, सब कुछ होगा, मैन एंड मटेरियल का सपोर्ट होगा, लेकिन दैट पर्सन विल बी द सोल डिसीजन मेकर। वही खुद अपने आप में सरकार की डेफिनेशन है, वो सरकार है और सरकार ये है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? बताओ। और अभी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको कुछ टाइम के बाद बताऊंगा कि ऑटोक्रेट और डिक्टेटर में फर्क क्या होता है। सोचने वाली बात है ना वैसे। बताओ श्रेया, कि डिक्टेटर कौन होता है फिर अगर ऑटोक्रेट तानाशाह होता है तो? ये मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि मैंने आपका डाउट क्लियर करा था, याद है वो इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म। जब से इकोनॉमिक पावर को हासिल करने के लिए कंट्री चली है दूसरे देश के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? इंपीरियलिज्म। और जब पॉलिटिकल सत्ता के ऊपर भी बैठना चाहे तो कोलोनियलिज्म। अब सत्ता में आता है रशिया की जार निकोलस II। प्लीज ट्रैक से मत भटकना, हम रशियन रेवोल्यूशन के पीछे कॉजेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? लेनिन वगैरह के बारे में वो बात इंट्रोडक्शन में बोल चुका है, लेनिन तक की कहानी को हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है? जार निकोलस II, इसकी जो डायनेस्टी थी, जो खानदान था, वो था रोमानोव डायनेस्टी। इसको ज्यादा कोई एक्सपीरियंस था नहीं कि सरकार कैसी चलाई जाती है। ये जोरू का गुलाम था। इसकी जो बीवी थी ना, वो राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा जानती थी, जिसका नाम था जरीना एलेक्जेंड्रा। जैसे हम इसको अगर कह रहे हैं जार, TSAR को हमारे मुंह से कैसी प्रोनाउंसिएशन निकल रही है? जेड, है ना, जार। तो टी सरीना कैसी प्रोनाउंसिएशन होगी? जरीना। जरीना एलेक्जेंड्रा, शी वॉज अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी एंड निकोलस उसी के इन्फ्लुएंस के अंदर काम करता था। अब देख रहे हो, अभी इस चैप्टर में ऊपर कितनी तारीफ करी थी इसकी, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है जोरू का गुलाम था ये। अब बात हो रही है इसके बारे में। जब सारी की सारी यूरोपियन पावर्स उस होड़ में, उस रेस में लगी हुई थी कि उनको अलग अलग एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को अपनी क्या बनाना है? क्या बनाना है? कॉलोनी। इसकी बीवी ने इसको समझाया कि हम डार्लिंग अपने रशिया को पीछे क्यों रखे इस चीज से? तुम नहीं चाहते कि हमारे पास भी ज्यादा रिसोर्सेज हो? और ज्यादा रिसोर्सेज उस जमाने में कैसे आ सकते थे? कंट्री खुद प्रोड्यूस करे या फिर दूसरी किसी कंट्री को कॉलोनी बना ले, जहां पर रिसोर्सेज हैं, कॉलोनी बना ले। अब उसने तो डार्लिंग कह के बात करी, लेकिन ये तो डरता था ना अपनी बीवी से। ये मान जाता है, और इसके चलते जो रशिया है वो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता है मंचूरिया में। और याद है मंचूरिया में उसको कौन रोकता है? जापान। अब समझ में आया श्रेया रूसो जापानीज वॉर क्यों होता है? हंस क्यों रहे हो तुम? ठाकुर हैं क्या बोल दिया ऐसा मैंने?
बेचारी बंद कमरे में तो उसको प्यार से ही समझाएगी ना सेरेना अलेक्जेंड्रा, ऐसा तो नहीं हाँ हंटर भी मारती हो तो तुम कौन सा देखा हो। ठीक है, बाहर तो बड़ा ऐसे क्रूर बन के रहता था वो, अब क्या पता वो पूरी जिंदगी अपने चेहरे पे बीवी का ही गुस्सा निकालता रहता हूँ या खौफ निकालता रहता हूँ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में निब्बा था एक तरीके से। ठीक है, तो डिटरमाइन दैट रशिया शुड नॉट बी लेफ्ट आउट इन द स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनियल पोजीशन, जो सारी लोग सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो होड़ मची हुई है, जो रेस मची हुई है, उसमें रशिया पीछे न रह जाए। तो अपनी प्यारी धर्म पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा के कहने पर निकोलस भाई साहब अपनी फोर्सेस को एनकरेज करते हैं कि लेट्स लॉन्च एन एक्सपीडिशन टुवर्ड्स द कैप्चर ऑफ मंचूरिया इन एशिया इन चाइना। इसकी वजह से रशिया का वॉर हो जाता है जापान के साथ 1904 में। अब रशिया को आपको पता है कि धूल खानी पड़ती है इस वॉर में। कौन जीतता है इस वॉर में, रूसो जापानीज वॉर में? जापान जीत जाता है। अब रशिया जो हार गया, इसकी वजह से इंटरनल हालत रशिया की और खराब हो गई। देयर वर स्ट्राइक्स एंड देयर वर दंगे, राइट्स हो गए। अब रशिया के अंदर एक हाई चर्च का, एक हाई पोस्ट का एक फादर था। कौन फादर? किसका फादर? आशिमा याद करो, क्रिसमस डे हम मिले थे फादर से। कौन होता है फादर? अरे भाई चर्च में फादर कौन होता है यार, इतना नहीं पता तुम लोग को यार? एक प्रीस्ट अथॉरिटी को कहते हैं ना। तो यहां पर चर्च की एक हाईएस्ट अथॉरिटी प्रीस्ट फादर गेपोन। फादर गेपोन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना आप इस इवेंट को। 22 जनवरी 1905 को ये रशिया के कुछ मर्दों को, औरतों को और बच्चों को जोड़ते हैं, और जार जिस जगह में रहता था ना, विंटर पैलेस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया की सबसे फेमस जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, अगर आप जानते हो तो। यहां -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। जार अपने विंटर पैलेस में था उस टाइम पर, सेंट पीटर्सबर्ग में। ये उसके पास जाते हैं सारे लोग भीड़ इकट्ठा करके। लीड कौन करता है इसे? फादर गेपोन। इन सबकी डिमांड ये होती है, हालांकि प्रवोक तो फादर गेपोन ने करा था, कि देखो तुमसे देश नहीं चलाया जा रहा है अच्छे से, तुम्हारी हरकतों की वजह से और तुम्हारी लुगाई की हरकतों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और आम जनता को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो तुम सबसे पहले तो अपना तानाशाह रूल जो है वो छोड़ो और एक रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली का गठन करो। अब ये रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली पता है कैसे फंक्शन करेगी श्रेया? जस्ट लाइक हमारे देश में जैसे ठकुराइन पार्लियामेंट फंक्शन करता है, ठीक है। और इन्होंने डिमांड करी कि कुछ एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लेकर आओ, लेकिन जार चिढ़ गया इस बात से, उसका ईगो हर्ट हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, इसकी घटना का एक वो भी है, फादर गेपोन। ये ऐसे फादर गेपोन ने लीड करा इस मार्च को। आसपास देख रहे हो, मतलब जैसे उन्होंने कार्टून की फॉर्म में बनाया हुआ है, लेकिन आप समझो कि देखो बर्फ़ वगैरह है यहाँ पर, और ये जाते हैं
दरख्वास्त करने इसके पैलेस के पास। उसके पैलेस के सामने ये कौन खड़े हैं? उसकी पुलिस फोर्सेस एंड उसकी सुरक्षा में जो भी लोग शामिल थे, है ना। और मैं आपको रशिया का आज के समय में जो विंटर पैलेस है वो कैसा दिखता है। पहले भी ऐसे ही दिखता था, इसके अंदर ना कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं है, लेकिन आप एक बारी इसका इंटीरियर देखो ज़रा, ये देखो। यहाँ पर था ज़ार निकोलस II। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़ार चिढ़ जाता है इस बात से। जो पुलिस और जो सोल्जर्स थे ज़ार निकोलस II की सुरक्षा में, दे फायर्ड ऑन द प्रोसेशन। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग जख्मी हुए। इस इवेंट को बोला जाता है क्या? 22 जनवरी 1905 की इस घटना को क्या बोला जाता है? शाम तक जब इतने सारे लोग मारे गए, ब्लडी संडे। एंड इस इवेंट की वजह से देयर वर राइट्स, स्ट्राइक्स एंड वायलेंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ रशिया। लेकिन ज़ार निकोलस II समझ गया, लोगों को मारकर तब भी लोग शांत तो हो नहीं रहे थे, दंगे चल रहे थे, स्ट्राइक्स, नारेबाजी। तो वो समझ गया, मैं अगर तानाशाह हूं तो तानाशाह तो तब हूं ना जब जनता मेरी रूल को रिकॉग्नाइज करे। जनता ही बगावत करती रहेगी और मुझे अगर अपना मैन मटेरियल और रिसोर्सेज को वेस्ट करना पड़ेगा जनता को शांत करवाने के लिए, जो कि हमारे देश की ही जनता है, तो फिर मैं इफेक्टिव तरीके से रूल करूं तो कैसे करूं? अल्टीमेटली इतना खून खराबा करवाने के बाद निकोलस वॉज फोर्स टू ग्रांट अ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट का गठन करता है वो, जैसा कि फादर गेपोन ने डिमांड करी थी ना, ये नेशनल असेंबली है ना। और पार्लियामेंट उसका इमर्ज होकर आता है जिसका नाम होता है डूमा। रशिया की करेंसी क्या है? पार्लियामेंट का नाम तो डूमा है आज भी। करेंसी क्या है? क्या लिखा है मैंने? ये रूबल, ठीक है। दिस वॉज नो लॉन्गर सेटिस्फैक्ट्री टू द लेफ्ट विंग पार्टीज ऑफ रशिया। इतना दंगा, इतना फसाद, इतना इतनी मारकाट करवाने के बाद जब वो संविधान बनाने को रेडी हो गया, उसने डूमा नाम का एक पार्लियामेंट का गठन करा। लेकिन जो लेफ्ट विंग पार्टीज थी, अच्छा लेफ्ट विंग हमेशा कौन सी आइडियोलॉजी पे चलती है पार्टीज, या कोई जो लेफ्ट विंग के लोग होते हैं हमेशा किसी भी कंट्री के अंदर? विच आइडियोलॉजी? कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, है ना। तो दे फॉर्म्ड अ सोवियत काउंसिल ऑफ वर्कर्स डेलीगेट्स इन सेंट पीटर्सबर्ग विच वॉज लेड बाय ट्रॉट्स्की। और इनका मकसद क्या था? ये क्यों बना ये वर्कर्स पार्टी जो बनी, या फिर ये जो काउंसिल बना, लेफ्ट विंग पार्टी जिन्होंने सोवियत काउंसिल का गठन करा, जहाँ पे वर्कर्स के डेलीगेट थे सारे के सारे सेंट पीटर्सबर्ग में। ट्रॉट्स्की का मकसद क्या था? अगेन किसको स्टेप डाउन करवाना? ज़ार निकोलस II को। ये अत्याचारी है, इसको हटाओ। इसका नाम था लियोन ट्रॉट्स्की। पूरा नाम लेव डेविडोविच ब्रॉन्स्टीन लियोन ट्रॉट्स्की। ही वॉज अ रशियन रेवोल्यूशनरी, सोवियत पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था इन सब के नाम हम लोग, मतलब इन सब का जिक्र हम लोग करेंगे PSIR में।
along with Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. He was a central figure in the अक्टूबर के बिल्कुल एंड में हुआ था, इसलिए उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कई बार बोल देते हैं। आप नवंबर बोलो, अक्टूबर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इसी की वजह से USSR बनता है, जो कि इस फॉर्मेट के अंदर बनता है कि वो कब तक कंटिन्यू रहता है, 25 दिसंबर 1991, जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है कितनी कंट्रीज के अंदर, बताओ कितनी कंट्रीज में बटा था, 15। एंड ही वॉज लियोन ट्रॉट्स्की। समझ में आया? इतनी बात पहले बताओ, अभी तक कहानी कहां तक पहुंची है कि जार का खात्मा हो गया, जार निकोलस II का। अरे कहां हुआ यार, कहां खात्मा हुआ है? ट्रॉट्स्की एक्चुअली क्या है कि जैसे आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ना, लेनिन जिस प्रकार का रेवोल्यूशन करवाएगा, क्रांति करवाएगा, ये वर्करों को बोल रहा है मत बेवकूफ बनना, अपने माथे पे सी लिखवाने के बाद सी मत बनना, जार को हमें स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी पोजीशन के अंदर सुधार आ सकता है। बिना उसके ये चाहे डूमा बनाए, चाहे प्यूमा बनाए, चाहे लूना बनाए, इन फालतू बातों पे यकीन मत करना। तो इसने रशिया की सारी लेफ्ट विंग पार्टीज को इकट्ठा करा और इसने एक नींव रखी, एक बीज बोया USSR के फाउंडेशन के लिए, और जिसमें अभी इनिशियल लेवल पर रशिया के जो वर्कर्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं, जो वर्करों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में वो मिले, और इस ग्रुप को लीड कर रहा था ट्रॉट्स्की। ये कहानी है अभी यहां तक पहुंची है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना, लेनिन भी तो यही कर रहा था जार निकोलस II के खिलाफ, है ना, याद है ना? देयर वाज अ सेकंड ग्रेट अपराइजिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ लेनिन हु सीज पावर, एस्टैब्लिश अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रशिया। वर्करों वगैरह को इन लोगों ने, मुझे टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, पता नहीं कर, मतलब समझाने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, इन्होंने वर्करों वगैरह को भड़काया कि देखो हमें इस तानाशाह को और इस प्रकार के लीडर्स को स्टेप डाउन तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। ये ऐसा क्या नहीं? ठीक है, ये रही आपकी पूरी कहानी यहाँ तक। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बाकी की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।